एक लड़की जो मतलब इसको डॉक्टर बनना था, आपने डॉक्टर किया, ठीक है, फिर आपने यूपीएससी, देन आप यूपीपीएससी आपने किया, जो आई थिंक देन यू मैनेज टू बिकम अ जीएसटी ऑफिसर. आई एम पोस्टेड एज अ कमर्शियल टैक्स ऑफिसर इन जीएसटी डिपार्टमेंट. ऐसे कोई सिफारिश आपको किसी ने लगाई हो कभी? नहीं, सिफारिश नहीं, वो बोलते हैं अरे मैडम देख लीजिए. जीएसटी रिटर्न क्या होता है? वो होती है खुशी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है. वो सरकार के लिए खुशी होती है. वो नहीं, हमारे लिए हमारे भी खुशी लिए भी होती है. होती एक लेडी ऑफिसर और एक मेल ऑफिसर में क्या फर्क है? तो फीमेल्स को ना रिस्पेक्ट बहुत मिलती है एडमिनिस्ट्रेशन में. बट जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में आते हो, लाइक व्हेन आई एंटर्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो एनर्जी, वो पॉजिटिविटी, वो रिस्पेक्ट मैंने खुद फील की है. आपका नॉलेज बेस पे आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया, देन दे चेक योर पर्सनैलिटी. तो उसके लिए आपका इंटरव्यू होता है, उसमें आपकी पर्सनैलिटी की, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा है. तो आई वाज पोस्टेड इन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच. तो उसमें जीएसटी फिर तो बहुत रेड मारी होगी. वो पूरा फ्रीज करा देते हो. इट्स लाइक ये ना मूवी चल रही होती है. लोग सरकारी अफसरों से इतना डरते क्यों हैं? ये सिर्फ एक लोगों के मन में डर है. आप जाओगे अपनी प्रॉब्लम लेके तो सॉल्व होती है. जितना रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा होगा उतना ज़्यादा हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी. अब थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है आपसे. मेरी ना एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज कुछ करके ना गाड़ियों पे टैक्स कम कराओ. मेरे ना शौक नहीं पूरे हो पा रहे इस चक्कर में. सो आज का एपिसोड मैं शुरू करने वाली हूँ क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि एक लड़की आई है पॉडकास्ट में. आई थिंक आप सेकंड फीमेल गेस्ट हो. यहाँ पर सब लड़के आते हैं, नाम लाइक आज कोई लड़की आ जाए बस, और आप आए हो. थैंक यू सो मच. अरे नहीं, यू नो हम इतनी आई थिंक कभी कभी लाइफ इतना मैजिकल और मिस्टीरियस वे में वर्क करती है कि हम फर्स्ट टाइम कल मिले थे और मैंने आपको देखा, आप इतने सिंपल, ग्राउंडेड, इतने हैप्पी थे, और फिर मुझे आपकी पोजीशन के बारे में पता चला जो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है और जो सबके बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है. सो डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. अरे इट्स आवर प्लेजर एंड ऑनर. तो पहले बताओ, ये डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा कहाँ से आया? I'll give my brief introduction. हाँ जी. Myself is Dr. Meenakshi Verma and I have completed my school education from Meerut. And then I've cleared the CPMT exam through which I got the seat in BDS. हाँ जी. So I did my graduation in Bachelor's of Dental Surgery from Rishikesh. तो डॉक्टर बनने का सपना मुझे बचपन से था कि मुझे डॉक्टर बनना है. तो बचपन में मेरे फादर मुझसे पूछते थे आपको क्या बनना है, तो मेरे पापा डॉक्टर बनना है. जैसे ही फिर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई उसके बाद में मुझे सिविल सर्विसेज का थॉट आया. क्योंकि बचपन से था कि लोगों की सेवा करनी है. क्योंकि गांव में मैंने देखा था कि मेडिकल एजुकेशन या मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है. तो वहाँ से फिर मुझे लगा कि अगर मुझे सेवा करनी है लोगों की तो मेडिकल फील्ड विल बी दी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, कि मैं लोगों की सेवा कर सकूँ, उनको फ्री मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूँ. तो दैट वाज माय मोटिव बिहाइंड टू बिकम अ डॉक्टर. तो आप बेसिकली मेरठ से हो. हाँ जी. और आपकी चाइल्डहुड कैसे था मेरठ में? और चाइल्डहुड वाज वेरी गुड. मतलब जो नॉर्मल हर बच्चे का रहता है, भाई स्कूल जाना. आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, नॉट अ टॉपर टाइप. नहीं मतलब आई वॉज ऑलवेज अबव एवरेज. तो मतलब पढ़ाई, मतलब इतना था कि मैं अच्छे से पढ़ाई की, डिसिप्लिन थी एंड कंसिस्टेंसी, ये दोनों चीज़ें थी. तो मुझे लगता है कि उसका रिजल्ट शायद मुझे आज मिला है. बट इतना होता था कि बस आप अपना अच्छे से कवर अप करें, और नॉट लाइक कि 90s में आ रहे हैं आपके. तो ऑलवेज अबव एवरेज स्टूडेंट. यार मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे अभी आपने बोला कि आपको पहले डॉक्टर बनना था बचपन से और आपको ऐसे फ्री मेडिकल सप्लाईज और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी थी, तो आपने वो किया क्यों नहीं? आपको नहीं लगता कि आप वैसे भी मतलब डॉक्टर बन के भी यू वर डूइंग अ सर्विस टू द कंट्री, एंड अभी आप एक ऑफिसर है, जीएसटी ऑफिसर है, यू अगेन डूइंग अ सर्विस टू द कंट्री, तो वो सपना आपने अधूरा क्यों छोड़ दिया? नहीं, वो मेरा सपना अधूरा नहीं है, बल्कि मेरा सपना वो और ब्रॉड हो गया. क्योंकि सिविल सर्विसेज में क्या है ना, यू हैव दी वाइडन अप एरिया, आपका एरिया बहुत बड़ा हो जाता है. मेडिकल में क्या है कि आपका सिर्फ मैं जैसे डेंटिस्ट हूँ, ठीक है, तो मैं फिर डेंटिस्ट्री में ही आपको सर्विसेज प्रोवाइड करा सकती हूँ. लेकिन जब मैं सिविल सर्वेंट हूँ तो आई कैन प्रोवाइड सर्विसेज इन हेल्थ, इन एजुकेशन, इन अदर पार्ट्स ऑफ एरियाज ऑल्सो. ठीक है. तो मेरा जो सपना था सर्विसेज प्रोवाइड करने का वो और वाइड हो गया.
जो मुझे जॉब प्रोफाइल, जब मुझे पता लगा था सिविल सर्विसेज का कि जॉब प्रोफाइल इसका इतना वाइड है, वो मुझे अट्रैक्ट किया था कि मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करूं। तो मेरा स्कोप अब ज़्यादा है कंपैरेटिव टू बीइंग अ डॉक्टर। मेरे को आपको एक चीज़ पूछनी थी कि यार जैसे डॉक्टर्स होते हैं, क्या डॉक्टर्स करप्ट होते हैं? करप्ट तो कोई भी हो सकता है, डॉक्टर क्या आम आदमी भी हो सकता है जो नहीं, कुछ नहीं कर रहा वो। आई टेल यू वन थिंग, करप्शन एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, बट करप्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है पैसे की चोरी कर रहे हैं या आप अपना, करप्शन इज़ नेगेटिव कोनोटेशन जिसे लोग गलत समझते हैं, पर फॉर मी करप्शन इज़ इफ़ यू आर नॉट डूइंग योर ड्यूटी, लाइक मेरा काम पढ़ने का है, मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, दैट इज़ ऑल्सो अ करप्शन। ठीक है, मेरा काम है लोगों को सेवाएं प्रोवाइड कराना, मैं वो नहीं कर रही हूँ, वो भी एक करप्शन है। तो करप्शन का मीनिंग हम बहुत नैरो डाउन कर देते हैं इसको। तो करप्शन तो कोई भी कर सकता है। एक बिजनेसमैन है, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा, वो भी करप्शन कर रहा है। मैं अपना काम अच्छे से नहीं करूँगी तो आई एम ऑल्सो डूइंग अ करप्शन। तो करप्शन कोई भी कर सकता है। पता है, आपने इतना अच्छा आंसर दिया और मैं एकदम मेरठ में चले गई हूँ कि आप बचपन में आप बोलते हो एवरेज स्टूडेंट थे, है ना, ठीक है, फिर आपने सोचा कि मैं MBBS करूँ, फिर आपने पढ़ाई की और फिर उसके बाद क्या हुआ, आपने फिर सिविल सर्विसेज भी अटेम्प्ट की है। हाँ जी। तो ये सब फिर ट्रांजिशन हुआ कैसे, क्या पढ़ने से इतना इंस्पायर क्यों हो गए? क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं, किसी को कुछ सब बोलते हैं कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, किसी को एस्ट्रोनॉट बनना होता है, किसी को एक्टर बनना होता है, बट फिर आपने सोचा मैं डॉक्टर बनूंगी और फिर आपने वो किया। पर मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि फिर डॉक्टर के बाद सिविल सर्विसेज कहाँ से आ गए बीच में? नहीं, जब मैं बचपन में सोचा कि डॉक्टर बनेंगे तो मैं फाइनल ईयर में थी अपना, और मेरा इंटर्नशिप जस्ट स्टार्ट होने वाला था। उसी साल मेरे ब्रदर का सिलेक्शन हुआ IAS में, ठीक है। तो ही इज़ माई इंस्पिरेशन फॉर टू जॉइन द सिविल सर्विसेज। तो जब वो खुद प्रिपरेशन कर रहे थे, वो मुझे डेली फ़ोन पे ना सारी चीज़ें बताते थे कि इसमें ये वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, इसका एग्ज़ाम का पैटर्न ये होता है, आज ये प्रीलिम्स हुआ है, मेंस हुआ है। तो ही यूज़ टू डिस्कस एवरीथिंग। तो मुझे इतना अच्छा लगता था वो सुन के ही कि मतलब आई शुड ऑल्सो ट्राई। तो पहले था कि जब तक भैया का क्लियर नहीं हुआ था तब तक मतलब ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। जैसे ही उनका क्लियर हुआ और मैं इंटर्नशिप कर रही थी, तब एकदम से दिमाग में आइडिया कि लेट्स डू इट। तो मुझे अगर आप सिंप्लीफाई करके बता दो, बिकॉज आई थिंक हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, स्पेशली फ्रॉम आई थिंक यूपी साइड से ज़्यादा होते हैं, बट आई थिंक ऑल ओवर द कंट्री, जो सिविल सर्विसेज से इतने इंस्पायर्ड है, जिनको लगता है कि, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स होते हैं हमारे कंट्री के। तो जो देख रहे हैं, आप उनको थोड़ा सा एलैबोरेट करके बता सकते हो कि UPSC या सिविल सर्विसेज ये एक्चुअली कैसे एग्जाम्स होते हैं? और इसी में मेरा भी एक प्लीज़ थोड़ा एक्सटेंशन कर देना सवाल का, इसके ऐसा क्यों है कि जो भी UPSC एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको एक्सपोजर, जिनके पास एक्सपोजर कम होता है वही एस्पिरेंट्स है? नहीं, एक्चुअल में मैं पहले बताती हूँ। UPSC लाइक इट्स फुल फॉर्म इज़ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। तो ये इसमें 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है। एक प्रीलिम्स जो MCQs बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप। सेकंड इज़ मेंस, दैट इज़ कम्प्लीटली सब्जेक्टिव, उसमें GS के पेपर होते हैं, essay होता है, हिंदी होता है, लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं, एंड 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। स्टेट में अभी ऑप्शनल हट गया है, उस पर मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। Then when you clear your mains, then you go for the interview. It's like personality test. आपका नॉलेज बेस पे आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया, देन दे चेक योर पर्सनैलिटी। तो उसके लिए आपका इंटरव्यू होता है, उसमें आपकी पर्सनैलिटी की, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा है, और आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देते हैं कि आप कैसे उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे मतलब रिएक्ट करेंगे या फिर उसको कंट्रोल। जैसे मान लीजिए उन्होंने क्वेश्चन दिया कि आप DM पोस्टेड हैं किसी ज़िले में और वहाँ पे दंगे फसाद हो गए, तो अब आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो अब ये चीज़ आपको पढ़ने से नहीं आएगी, ये चीज़ आपको अपना आपके थॉट प्रोसेस से आएगी, या आप क्या समझते हैं उससे कैसे आएगी। कि मान लीजिए आग लगी है तो आपको वो कैसे मैनेज करना है, फायर सर्विसेज को आपको कांटेक्ट करना है, पुलिस को एक्टिवेट करना है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे संभालना है, लोगों को कैसे संभालना है, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में केओस होता है, ठीक है, उसमें सारा इल्ज़ाम एडमिनिस्ट्रेशन पे आता है, चाहे वो फिर किसी की भी गलती हो। तो एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करना और उसको सिचुएशन को, एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना, एक बैलेंस बनाना, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर एज अ DM डिस्ट्रिक्ट का जो है फर्स्ट सिटीजन कहलाता है DM,
ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। तो इस टाइप से वो क्वेश्चन पूछते हैं कि आप पुलिस हैं, वहाँ पे दंगे फसाद हो गए या मर्डर हो गया, तो उस सिचुएशन में आप कैसे एक्ट करेंगे या उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। तो दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन दे आस्क इन इंटरव्यू। तो ये आपको पढ़ के नहीं आएगा, ये जो आपने बचपन से लेके अब तक सीखा होगा। एंड यूपीएससी की प्रिपरेशन इज़ नॉट कि 1 ईयर या 2 ईयर। जैसे ही आप मुझे लगता है जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी सर्विसेज की प्रिपरेशन ना, मतलब अगर उसको सर्विसेज में जाना है, वो बचपन से ही सारी चीज़ें, उसकी ग्रूमिंग हो गई, उसका पढ़ने का तरीका हो गया, उसकी एजुकेशन हो गई, ग्रेजुएशन, वो यूपीएससी में सब हेल्प आता है। उसमें आपका माइंड डेवलप कैसे होता है, ठीक है। फिर हम इसमें जो बुक्स वगैरह भी हैं वो मेनली यूपीएससी ने बोला कि 6 to 10th क्लास तक बेसिक, लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, मतलब लाइक टफेस्ट ऑफ द एग्जाम इज़ बिकॉज कि सिलेबस बहुत वाइड है, क्योंकि इसमें आपका जीएस हो गया, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, करंट अफेयर्स, देन यू हैव दी एथिक्स। फिर आपको लैंग्वेज भी क्लियर करना है कि मान लीजिए अभी लाइक आई एम पोस्टेड इन उत्तर प्रदेश, वहाँ पे मैक्सिमम काम सारा हिंदी में होता है। अगर आप हिंदी का पेपर क्लियर नहीं करेंगे तो हाउ विल यू मैनेज दी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको साउथ में अगर आपकी पोस्टिंग हो गई तो वहाँ पे इंग्लिश एक कंफर्टेबल लैंग्वेज रहती है, तो आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। और जो साउथ के बच्चे नॉर्थ में पोस्ट होते हैं उनका अपना लैंग्वेज होता है, लाइक कोई मराठी में देता है या कोई तमिल में देता है, मतलब जो लैंग्वेज पेपर होते हैं। देन उनको भी एक इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज बनाया कि वो कंफर्टेबल रहते हैं। नॉर्थ में अगर पोस्टिंग हो गई या ईस्ट में या वेस्ट में, तो दे शुड बी कंफर्टेबल इन वन लैंग्वेज। अगर आप लैंग्वेज ही नहीं समझ रहे हो तो फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन कैसे समझोगे। तो ये एक बेसिक पैटर्न है इसका, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। वो आप क्लियर कर लेते हो, फिर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको रैंक्स अलॉट होती हैं, फिर उसके हिसाब से आपको सर्विसेज मिलती है। लाइक आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आपको आईएएस मिलेगा, उसके बाद आपको आईपीएस मिलेगा, फिर आपको आईआरएस मिलेगा। वो आपके पास चॉइस भी रहती है, लाइक सम पीपल फिल देयर फर्स्ट ऑप्शन इज एन आईएएस, सम फिल आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज। किसी को फॉरेस्ट चाहिए होता है, उसके लिए तो अभी खैर अलग से एग्ज़ाम होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, लाइक जैसे यूपीएससी का होता है। फिर इंडियन फॉरेन सर्विसेज है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज है, इंडियन अकाउंट्स एंड डिफेंस सर्विसेज। तो मतलब बहुत वाइडन अप सर्विसेज हैं इसके अंडर में। इसमें आपका डिफेंस भी आ जाता है, अकाउंट्स भी आ जाता है, रेवेन्यू भी आ जाता है। तो मतलब इट्स अ होलिस्टिक कि आपका, अगर आपने इस सर्विसेज को आप देखोगे तो इट्स लाइक कि पूरी कंट्री कैसे गवर्न हो रही है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है पूरा, तो उसी हिसाब से ये सर्विसेज इसमें मतलब डाली गई हैं यूपीएससी में। एंड टफेस्ट है क्योंकि इसमें अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, मेंस डिस्क्वालीफाई हो गए, अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम प्रीलिम्स। इंटरव्यू दिया, 2 नंबर से भी अगर आप फेल हो गए, देन अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दी स्क्रैच प्रीलिम्स से। तो एक जिस स्टेज पे भी आप बाहर हो गए, फिर से आपको फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट करना पड़ता है। एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट 1.5 ईयर टू कंप्लीट द होल प्रोसेस। तो आपने कितने अटेम्प्ट्स में किया? मेरा था ये 3rd अटेम्प्ट था मेरा। लाइक आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन 2013। तो वो साल मेरा प्रिपरेशन को समझने में लग गया था। ऑल्दो आई हैव अ बैकग्राउंड की ब्रदर को सबने पता था, मेरे ब्रदर को, ही यूज्ड टू गाइड मी फॉर एवरीथिंग। बट उसके बाद भी आपका डिपेंड करता है ना कि आप कैसे उसको अडेप्ट कर पाते हो। तो मुझे एक सवा साल उसको सिस्टम को समझने में लगा। फिर उसके बाद में मैंने 14 में लिखा, मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, ठीक है। इट वाज थोड़ा डिसअपॉइंट था, बट मुझे लगा कि चलो फर्स्ट अटैम्प्ट है, कोई बात नहीं, चलता है। देन इन 2015 आई क्वालिफाइड यूपीएससी फॉर द फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स, सो आई रोट मेंस। मेरा मेंस रुक गया, ठीक है। फिर मैंने 16 में लिखा, तो 16 में मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स निकला और यूपी पीसीएस जो हमारा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो मेरे दोनों निकले। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई था उस समय, ठीक है। यूपीएससी का मैंने मेंस लिखा, मेरा वो फिर से डिस्क्वालीफाई हो गया। यूपी का मैंने छोड़ दिया था क्योंकि वो 1 महीने का आगे पीछे हो रहा था, और यूपी स्टेट में उस समय 2 ऑप्शनल थे, वो भी छोड़ दिया। 17 में मैंने दिया, तो मेरा 17 में स्टेट सर्विसेज यूपी पीसीएस क्वालिफाई हुआ। उसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ 2018 अक्टूबर में, जिसके थ्रू मुझे पोस्ट मिली कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, ठीक है। 18 में आई अगेन डिस्क्वालीफाइड 19 में अगेन आई क्वालिफाइड, उसमें मुझे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर की पोस्ट मिली। 20 में आई अगेन डिस्क्वालीफाइड, 21 में आई रोट 1 मेंस, देन 22 में मेंस लिखा, एंड स्टिल इट्स इन द प्रोसेस। तो आप कैसे मतलब डटे हुए हैं यार? मतलब ऐसा नहीं लगता आपको कि कभी मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं होती कि एक 1.5 साल प्रिपेयर करो
और इन लोग 1 मिनट में रिजल्ट में 2 मार्क्स से या 1 मार्क्स से मतलब एक बार मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन से मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स रुका था। वो इतना ज़्यादा डिप्रेसिव था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। मतलब इस प्रिपरेशन में अगर आप आ रहे हो ना यूपीएससी की में, जो भी नए कैंडिडेट्स आ रहे हैं या हैं उनके लिए एक तो क्या कहते हैं पेशेंस बहुत होना चाहिए। ये प्रिपरेशन आपको इतना पेशेंस सिखा देती है, इतना सिखा देती है कि आप चाह के भी ना कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट पेशेंस सीख जाओगे आप। फिर आपका डेडिकेशन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कंसिस्टेंसी नहीं है, ऐसे नहीं कि आप 1-2 दिन पढ़ रहे हो आप 18 घंटे और अगले 4 दिन आप पढ़ ही नहीं रहे हो उसमें। डेली के आप 2-3 घंटे भी पढ़ेंगे, क्वालिटी पढ़ेंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन है, तो इसमें कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। दूसरा, डिप्रेशन एंग्जाइटी वेरी कॉमन इन यूपीएससी। आई विल नॉट से कि नहीं आता, फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाता है। जिनका निकल जाता है दे आर वेरी लकी। कुछ लोग लगे रहते हैं 5-5, 6-6 लास्ट अटैम्प्ट तक लगे रहते हैं। तो मोटिवेशन बनाना, उसमें मुझे लगता है आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए, फैमिली की साइड से सपोर्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड आई वॉज लकी कि मेरे पास ये फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। तो डेली बेसिस पे काउंसलिंग चलती थी कि मतलब अगर ये नहीं हुआ या इसमें क्या कमी रह गई है, मान लो मेरा ज्योग्राफी में कुछ एरिया वीक है तो उसको मैं कैसे और इम्प्रूव करूँ। उसमें डेली बेसिस पे आपको मोटिवेशन, या फिर मोटिवेशन भी क्या, मुझे लगता है अगर आप एक बार इस प्रिपरेशन में कूद गए हो, वही सबसे बड़ा फैक्टर है मोटिवेशन का। क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन हर किसी के सोचना भी बस की नहीं है, करना तो बहुत दूर की बात है। तो जैसे आपकी फैमिली में ऑलरेडी एक आईएएस ऑफिसर थे, आपके ब्रदर बन चुके थे, फिर भी आपको ये एग्जाम समझने में टाइम लगा, तो इससे एक बात तो क्लियर होती है कि हर एक एस्पिरेंट की अपनी जर्नी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ता है, आपका स्टडी टाइम टेबल खुद के अकॉर्डिंगली होता है। और फिर आप, अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस एग्जाम को ब्रेक डाउन कर दो, तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में से सबसे डिफिकल्ट क्या है आज की डेट में? तो प्रीलिम्स है आज, क्योंकि आई थिंक लास्ट ईयर का एग्जाम प्रीलिम्स का बहुत डिफिकल्ट था। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते जो शायद जिनका लास्ट अटेम्प्ट होता है और वो क्लियर ना कर पाए क्योंकि एग्जाम इतना डिफिकल्ट था। और प्रीलिम्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और उनमें नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 100 क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, 100 इन पेपर 1 GS एंड 100 टू CSET। CSET जो इट्स एन एप्टीट्यूड। तो यूपीएससी इज चेकिंग एवरीथिंग एट एवरी लेवल। लाइक इन प्रीलिम्स थ्रू CSET, दैट इज़ ये एप्टीट्यूड टेस्ट, वो आपका एबिलिटी चेक करें कि आपका मतलब बेसिक एप्टीट्यूड आपका कैसा है। तो उसमें आपका मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, ठीक है। और वो सारे क्वेश्चन क्या होते हैं आपके एप्टीट्यूड बेस्ड, मतलब कॉमन सेंस पे। थोड़ा बहुत तो आप मैथ्स पढ़ के आते हो, तो उसके बेसिस पे आपका वो एप्टीट्यूड चेक करते हैं। GS पे आपका वो पूरा नॉलेज चेक करते हैं कि आपको ज्योग्राफी की कितनी नॉलेज है। अब हिस्ट्री इंडिया की इतनी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, अब आप वो नहीं पढ़ के जाएंगे, आपको नहीं पता होगा, तो आप कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो ये प्रिपरेशन इस तरह से डिज़ाइन की गई है, और ये ब्रिटिशर्स के टाइम से चल रही है यूपीएससी, ठीक है। इसका क्रेज़ जितना ब्रिटिशर्स के टाइम पे था, उसका क्रेज़ आज भी उतना ही है लोगों में प्रिपरेशन का। और इसमें मुझे लगता है एवरी स्टेज इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइक प्रीलिम्स तो टफ है ही, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, इट्स बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, 3 लाख 2 लाख, ठीक है। अब उसको छट के आपको 15,000 बच्चे लेके आने होते हैं। सोचो 2 लाख से 15,000 बच्चे, वो 15,000 मेंस लिखेंगे। उस 15,000 में से हार्डली 1100, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। लाइक 3,000 बच्चे इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होते हैं, 15,000 में से 3,000। अब उस 3,000 में से 9,000 या 900 या 950 लोग सेलेक्ट होते हैं। उसमें से भी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सीट्स हार्डली 100 या 110 IAS बन पाते हैं। और इतने एप्लीकेंट्स, इतने एस्पिरेंट्स होते बहुत हैं ज़्यादा। तो अगर मैं आपसे एक टिप पूछूं टू क्लियर प्रीलिम्स, जो फर्स्ट स्टेप होता है यूपीएससी का, तो वो क्या होगा? बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। और अगर नो रटाफिकेशन, जस्ट योर बेसिक शुड बी क्लियर। हर चीज़ के पीछे का एक रीज़न होता है। मान लीजिए आज ये बारिश हो रही है, तो ये इस वेदर में क्यों हो रही है? पूरा मॉनसून अभी चल रहा है, ठीक है, तो ये मॉनसून का पूरा प्रोसेस क्या है? इफ़ यू नो द बेसिक बिहाइंड मॉनसून, देन यू विल बी एबल टू हैंडल ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू मॉनसून। एंड वन टिप टू क्लियर द मेंस, answer writing practice. And the most important thing, you should understand the question, the demand of the question. Like they are asking elaborate, explain, critical analysis, elucidate. ये सब के मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए, तब आप उसका आंसर अच्छे से लिख पाओगे। मान लो उन्होंने लिखा क्रिटिकल एनालिसिस, आप उसमें एग्जामिन लिख के आ गए, तो वो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो सबसे पहले कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, समझें,
तब उसके बाद उसको आंसर करें, क्योंकि मेंस का क्या है ना, उसमें बहुत प्रेशर होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं हर पेपर में, और उसमें हर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करना इज़ अ बिग टास्क इन 3 आवर्स. इट्स अ वेरी बिग टास्क. उसको अगर आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया पेपर को, देन यू विल क्लियर द मेंस ऑल्सो. बट द थिंग इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन शुड बी सेटिस्फाइड. मेरे को एक चीज़ ये पूछनी है कि आप अभी भी क्यों परस्यू कर रहे हो यूपीएससी? जैसे अभी आप स्टेट सिविल सर्विसेज में हो, सो जो आपको काइंड ऑफ कंट्री को सर्विस करना था वो आप कर रहे थे पहले एज अ डॉक्टर, नाउ अगेन एज एन ऑफिसर अभी, लेकिन आपको आईएएस ऑफिसर ही बनना है. एक्चुअली ऐसा क्यों? एक बार जब आप सर्विसेज में आ जाते हैं, लाइक आई एम पोस्टेड एज अ कमर्शियल टैक्स ऑफिसर इन जीएसटी डिपार्टमेंट एंड राइट नाउ माई पोस्टिंग इज इन नोएडा. ठीक है, तो इसमें जीएसटी में आई एम जस्ट लुकिंग एट दी वन एरिया, वन पार्ट, लाइक जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो मैं सिर्फ जीएसटी देख रही हूँ. बट व्हेन आई विल बिकम दी एसडीएम और दी आईएएस ऑफिसर, then you will check the whole administration, like it's a complete administration. Like right now I'm in holding one section. Correct. Then I'll have the hold over the almost the part of administration. तो उसका एरिया और वाइडन अप हो जाता है आईएएस बनने के बाद में, या फिर एसडीएम बनने के बाद में, तो वो एरिया वाइडन हो जाता है. लाइक राइट नाउ जीएसटी इज़ अ स्पेशलाइज्ड जॉब, आईएएस इज़ अ जनरलाइज्ड. तो you have the knowledge of everything. And right now I'm having a knowledge around GST, because daily basis पे I'm doing whole day things related to GST. तो मुझे लगता है कि अगर आपने एक लेवल अचीव कर लिया एंड यू स्टिल हैव द चांस टू इम्प्रूव इट थ्रू एग्जामिनेशन और समथिंग एल्स, तो आई थिंक यू शुड ट्राई. तो मुझे अभी भी आई एम ट्राइंग कि इससे बेटर भी अगर हो सकता है तो लेट्स गिव इट अ ट्राई. लाइक मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे यहाँ बैठ के आपसे इतनी खुशी हो रही है बात करके, बस इन अ वे बहुत इंस्पायरिंग है. ठीक है, एक लड़की जो मतलब इसको डॉक्टर बनना था, आपने डॉक्टर किया, ठीक है, फिर आपने यूपीएससी डिस्पाइट नॉट क्लियरिंग कितने अटेम्प्ट्स यूपीएससी में, तो मेरा मतलब 2015 से कंटिन्यूसली आई वाज गिविंग. देन आप यूपीपीएससी आपने किया, जो आई थिंक उत्तर प्रदेश की सबसे हाई लेवल के एग्जाम्स, अपर सबऑर्डिनेट पब्लिक सर्विस कमीशन. देन यू मैनेज टू बिकम अ जीएसटी ऑफिसर, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे. और आप अभी हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी कि आप और एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. तो मतलब हम अपने नॉर्मल लाइफ में इतनी इजीली थक जाते हैं, इतनी इजीली गिव अप कर देते कि यार अब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, अब इसकी एडिटिंग करनी है बैठ के, कि ये नहीं हो रहा है, ये कैसे हो रहा है. और एक आप हो जिसने टाइम एंड अगेन चाहे इसको फेलियर भी नहीं कह सकते, बिकॉज फेलियर तब होता अगर आप गिव अप करते. गिव अप तो छोड़ो, आप कर ही जा रहे हो, अचीव कर रहे हो, तो इतना अच्छा लगता है आई थिंक ऐसे किसी इंसान से मिलना, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है, स्पेशली एट सच अ यंग एज. तो आपको कैसे लगता है जब ये सारी चीज़ें हो जाती है, आपने इतना कुछ अचीव किया है, क्या आपको लगता है कि सब कुछ कर लिया अचीव लाइफ में, कि भी और भी कुछ करना है? कभी कभी तो मुझे कभी लगता है आई हैव नॉट इवन स्टार्टेड. ठीक है, और जब मैं अपनी जर्नी खुद देखती हूँ ना पीछे, जब मैं ऐसे बताती हूँ ना 15 में ये हुआ, 16 में ये हुआ, 17 में ये हुआ, तो मुझे खुद पे कभी कभी प्राउड फील होता है कि फॉर नॉट गिविंग अप. मतलब मैं मेरे फादर से इंस्पायर्ड हूँ इस चीज़ को लेके कि उन्होंने कभी भी हमें गिव अप करना नहीं सिखाया. ठीक है, आपने आईएएस चाहा, आपको आईएएस नहीं मिला, बट यू स्टिल ट्राइंग. और मुझे लगता है आप अगर किसी चीज़ की कोशिश कर रहे हैं, कंटिन्यूसली चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो एटलीस्ट यू विल लैंड अप. और अगर आपने कहीं पे आपने कोशिश ही छोड़ दी तो आपको कुछ मिलना ही नहीं है. और अभी मेरा क्या है, अभी जिस पोस्ट पे मैं हूँ, एटलीस्ट दैट पोस्ट आई एम हैविंग. इसके अलावा भी अगर मैं मेहनत करके थोड़ा और ऊपर पहुँच सकती हूँ, तो वो मेरा मुझे अलग से एक मोटिवेशन आता है. और कंटिन्यूसली मुझे लगता है लाइफ में ना प्रोग्रेस करते रहना चाहिए, क्योंकि फिर वो आपका ना बहुत ज़्यादा मोनोटनस हो जाती है आपकी लाइफस्टाइल भी, कि आप डेली जा रहे हो ऑफिस, ठीक है, सेम काम कर रहे हो. और मुझे क्या है ना, थोड़ा सा इनोवेशन चाहिए होता है कि लाइक आपने ये चीज़ करा इसमें. इनफैक्ट मैं जैसे जीएसटी में भी हूँ, मैं कुछ ना कुछ अलग अलग सा सोचती रहती हूँ कि इसको ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, तो उसमें भी आई ट्राई. बट मुझे लगता है कि और भी आगे ट्राई कर देना चाहिए. मुझे लगता है अगर आप एसडीएम भी बन गए तो आपको वहाँ पे कुछ और अलग चीज़ क्लिक कर जाएगी कि अब ये भी कर सकते हैं. तो लाइफ में ना थकना नहीं चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए. कितनी बार मुझे भी लगा कि यार अब छोड़ दो, बहुत हो गया, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, इस चीज़ के लिए तो नहीं आए थे यहाँ पे प्रिपरेशन जो स्टार्ट की थी और अपना मेन एरिया छोड़ के आए थे,
तो इसलिए वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है। और जब मैं अपनी जर्नी को खुद पीछे देखती हूँ तो वो मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करती है नॉट टू गिव अप एंड एटलीस्ट ट्राई वंस मोर। एंड इसमें मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है, वो मोटिवेट भी करते हैं मुझे, बट एक आपके अंदर भी इच्छा होनी चाहिए कि आपको खुद करना है, क्योंकि आपको एक कोई पुश करेगा तो एक टाइम एक लिमिट तक कर सकता है। वो एक अगर आपने मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि मुझे नहीं करना है तो मुझे कोई फोर्स नहीं करेगा, बट आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। तो इसलिए मुझे फिर मोटिवेशन आता है, फिर लगता है कि नहीं थोड़ी सी और मेहनत और थोड़ी सी और, तो करते करते मुझे लगता है यहाँ तक तो पहुँच ही गए। अब आगे सोचा है आगे देखेंगे नहीं क्या होगा होता है। होगा, भगवान करे आप अगले साल हमारे पास आओ तो एसडीएम पोस्टेड रहो आप, और आप एसडीएम बन के हमारे पास नेक्स्ट ईयर हम आपका इंटरव्यू करें। थैंक यू। मेरे को एक चीज़ आपसे पूछनी थी कि आपने बोला कि ऑफिस में भी आप कुछ नया नया करने की कोशिश करते हो। एक मतलब ऑफिस में एक लेडी ऑफिसर और एक मेल ऑफिसर में क्या फ़र्क है सर्विसेज में? एक तो फीमेल्स को ना रिस्पेक्ट बहुत मिलती है एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड एक तो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, उसके बाद में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो। हमारे देश में क्या, आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर फीमेल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट उसे नहीं मिल सकती है। बट हमारे मतलब सोसाइटी में जब एक फ़ीमेल ऑफिसर बनती है लड़की, डॉक्टर इंजीनियर सब में रिस्पेक्ट मिलती है, उसमें नो डाउट। बट जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में आते हो, लाइक व्हेन आई एंटर्ड इन दी एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो एनर्जी, वो पॉजिटिविटी, वो रिस्पेक्ट मैंने खुद फील की है कि आपको लोग अलग से रिस्पेक्ट देते हैं। अब आप इधर बैठे होते हो, मेरे पास हार्डली 1 या 2 फीमेल अपने केसेस लेके आती हैं। बाकी जो लोग आते हैं वो सारे मेल्स ही आते हैं, लाइक लॉयर्स हो गए या फिर सीए हो गए। तो वो जो आपको रिस्पेक्ट देते हैं ना, आपकी सीट को रिस्पेक्ट देते हैं, आपकी नॉलेज को रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो मुझे लगता है कि एक अलग से आपको डोपामाइन रिलीज़ होता है ठीक है। तो वो फिर लगता है कि यार जितनी मेहनत करी थी इट वाज वर्थ इट, कि द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, और आपको मतलब पीपल स्टार्टेड टेकिंग सीरियसली। आपने बोल दिया ये होना है तो मतलब ये होता है। उसमें भी फिर आपको ऐसा नहीं कि आपने ऑफिस ज्वाइन कर लिया एंड यू सिट रिलैक्स, उसमें भी डेली यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ। आपने देखा होगा जैसे जीएसटी में डेली कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपडेट आते रहते हैं, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आते रहते हैं, यू हैव टू अपडेटेड। तो मतलब इट्स अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव एंड रिस्पेक्ट तो मतलब अल्टीमेट मिलती है। फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस याद है पूरा तो हम लोगों की जो स्टेट सिविल सर्विसेज की जो ट्रेनिंग है वो लखनऊ में होती है। तो लास्ट ईयर मेरी ट्रेनिंग लखनऊ में हुई थी। बाय द वे आई एम फ्रॉम 2017 बैच। ओके ठीक है, तो आई ज्वाइंड इन 2021। वो बीच में कोविड आ गया था तो ट्रेनिंग नहीं हुई थी। तो फिर बीच में मैं गाज़ियाबाद में अटैचमेंट चल रहे थे मेरे, तो आई वाज पोस्टेड इन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच। तो उसमें जीएसटी फिर तो बहुत रेड मारी होगी उसमें रेट्स होती थी ठीक है। एंड मेरा थोड़ा ना पर्सनैलिटी वो वाला है कि मतलब लाइक पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग टाइप वाला, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। अथॉरिटेटिव पूरा ना मतलब नॉट एग्जैक्टली अथॉरिटेटिव, बट वो पूरे एक एक्साइटमेंट सा देते हैं कि आप जा रहे हो विद ठीक है अपनी पूरी टीम के साथ जा रहे हो, फिर वहाँ पे रेड्स होती है, आप उनको पूरा फ्रीज करा देते हो। इट्स लाइक कि ना मूवी चल रही होती है। फिर आप उनसे उनके पेपर्स मांगते हो, उनको कुछ टच नहीं करने देते हो ठीक है। फिर आप पूरा एग्जामिन करते हो, इट्स लाइक यू सील दैट कम्प्लीटली एरिया ठीक है। एंड उसके बाद में तो मतलब मुझे तो गूज बम्स आते थे ठीक है। हालांकि उस टाइम पे मेरे इतना नॉलेज वगैरह कुछ नहीं था, बट मेरे जो सीनियर्स थे दे वर वेरी गुड। उन्होंने मुझे बहुत काम सिखाया अटैचमेंट में। मतलब ये समझ लो कि मैं पूरी रेट्स में उनके साथ रहती थी, तो वो मुझे बोलते भी थे कि बेटा तू चले जा, लेट हो जाएगा, बट आई यूज़ टू स्टे। अगर वो 11 बजे भी ख़त्म हो रही है, 12 बजे भी ख़त्म हो रही है, तो आई यूज़ टू बी देयर फॉर द होल प्रोसेस, क्योंकि वो फिर एक कंप्लीशन वाली फीलिंग नहीं आती थी। जैसे 1-2 में मैं बीच में जल्दी आ गई थी, तो सर ने बोला कि भाई इट्स नॉट सेफ बीइंग अ फीमेल। फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आ ही गई हूँ, मान लो कल को मुझे ही ये चीज़ करनी पड़े तो मैं बीच में छोड़ के नहीं जाऊँगी ना। तो फिर उस दिन मैंने अपने सर से बोला कि सर मैं जितनी भी रेड्स होंगी अब मैं सब में फुली पार्टिसिपेट करूँगी, मुझे जितना समझ में आएगा मैं करूँगी, बट आई विल कम्प्लीटली पार्टिसिपेट। एंड वो भी इतना सपोर्ट करते, बहुत सपोर्टिव थे। तो पहला एक्सपीरियंस मेरा वहाँ से आया SIB का, जिसका नाम सुनते ही ना सबका। फिर उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई नोएडा में इन सेक्टर। हाँ जी।
जीएसटी में मैं आपको बताती हूँ, इसमें डिफरेंट विंग्स हैं। लाइक सेक्टर इज़ लाइक कि आपको कुछ एरिया दे दिया जाता है, तो उसमें जितने भी व्यापारी होते हैं वो आपके एरिया में आते हैं, ठीक है। फिर दूसरा होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, जिसका पूरा काम होता है ये रेट्स को ये सब करना, ठीक है। फिर आता है आपका मोबाइल यूनिट, जितना भी माल सड़कों से जाता है, ई वे बिल का नाम आपने सुना होगा, ट्रक में माल लोड होके जाता है, तो मोबाइल यूनिट क्या करती है, वो सिर्फ सड़कों पे ये चेक करती है कि कोई भी माल अवैध माल नहीं जा रहा हो, और जा रहा है या उसका ई वे बिल बना है, उसके पूरे सामान के पेपर्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये तीन हो गया। फिर होता है इसमें अपील, कि मान लीजिए आपके सारी सुनवाई नीचे से नहीं हो रही है, फिर आप अपील में जाते हैं। फिर अभी ट्रिब्यूनल भी बनी है इसकी, जिसके पास पावर्स हैं कि भाई वो आपकी केसेस को हियर कर सकें। तो मतलब जीएसटी का खुद का ही जो ब्रांच है ना, अगर हम उसी को डिवाइड कर दें तो उसका हर ब्रांच इतना इंटरेस्टिंग है, वर्क प्रोफाइल बहुत ही डिफरेंट है। लाइक मैंने एसआईबी में काम किया, अभी मैं सेक्टर में काम कर रही हूँ, पूरा असेसमेंट हम देखते हैं उसका कि उसने रिटर्न फाइल किया नहीं किया, आईटीसी एक्स्ट्रा क्लेम तो नहीं कर लिया, क्लेम कर लिए तो उसे पूरा चेक करके उसे रिवर्स भी कराते हैं। जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, फ्रॉड करते हैं उनके अगेंस्ट फिर हम नोटिसेस देते हैं, ठीक है। उसके अगेंस्ट हम ऑर्डर पास करते हैं। फ्रॉड के अगेंस्ट भी हम, लाइक उसमें फ्रॉड के लिए सेक्शन 74 होता है, उसमें हम मानते हैं कि बंदे ने इंटेंशनली फ्रॉड किया है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब जॉब प्रोफाइल इज़ वेरी गुड इन जीएसटी। तो इफ़ आई वुड वांट, अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं जिन लोगों को नहीं पता, जीएसटी क्या होता है? इट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, हिंदी में से बोलते हैं माल एंड सेवा कर। ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था हमारे देश में, ठीक है। उससे पहले 2008 में वैट लागू हुआ था, वैल्यू एडेड टैक्स, जो सिर्फ गुड्स पे या वस्तुओं पे लगाया जाता था, सर्विसेज वैट में नहीं आती थी। फिर पूरी कंट्री को कवर अप करने के लिए हम जीएसटी लेके आए। अब इसमें गुड्स भी हैं, सर्विसेज भी हैं, तो इट्स अ होलिस्टिक इनडायरेक्ट टैक्सेस। लाइक इनकम, एक होता है इनकम टैक्स जो कि डायरेक्ट टैक्स होता है, कि जितना आप कमाते हो आप उस बेसिस पे अपना टैक्स देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस इसको सब देते हैं। आप मान लीजिए आप टूथपेस्ट लेने जाएंगे या आप मेडिकल स्टोर से दवाई लेने जाएंगे तो आपसे टैक्स चार्ज करेगा। अब उस दवाई को अंबानी भी खरीदेगा तो भी उतना ही टैक्स देगा, एक रिक्शे वाला जाएगा वो भी उतना ही टैक्स देगा। तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स हो गया जीएसटी का, ठीक है। अब इसमें भी जब से जीएसटी आया है तो इसमें जो ग्रुप ऑफ सर्विसेज हैं उसके बढ़ने से बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि पहले ये सर्विसेज इंक्लूड ही नहीं होती थी। तो जब से ये सर्विसेज भी आई हैं, एक तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया हमारा टैक्सेशन सिस्टम इंडिया में, पूरा कंप्यूटराइज्ड है अभी जीएसटी, ठीक है, पूरा कंप्यूटराइज्ड। हाँ, आप ऑनलाइन पूरा सब कुछ, सारा सिस्टम इसका पूरा ऑनलाइन है। और इसका जो पोर्टल है इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइन है कि यू कैन हैव दी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग। लाइक कि आप मंथ में उसने रिटर्न फाइल किया है या नहीं किया, बिल्स चढ़ाए या नहीं चढ़ाए, यू कैन इवन चेक द बिल्स। कि मान लो मैं ये घोषित कर रही हूँ सरकार को कि ये मैंने बिल्स खरीदे हैं, सामान बेचा है, अगर उसमें एक भी बिल मिसमैच होता है देन दे हैव टू पे विद इंटरेस्ट, क्योंकि आपने सरकार से आईटीसी ले लिया, यूज़ कर लिया। तो इसमें आपका सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं। कैस्केडिंग इफेक्ट, जैसे पहले मल्टीपल टैक्सेस होते थे तो वो कैस्केडिंग इफेक्ट इसके जीएसटी के आने से ख़त्म हो गया। सो डू यू थिंक जीएसटी इज़ हेल्पिंग विद द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री? यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अभी मैं बताती हूँ, लास्ट ईयर का अगर हम जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन देखें 2020 टू 23 और अभी हम 23-24 का देखें, इस साल का है 20 लाख करोड़, ठीक है, 20.18 लाख करोड़, जो कि 11% लास्ट ईयर से ज़्यादा है, जो कि खुद में एक इतना बड़ा माइलस्टोन है। जितना ज़्यादा आप देखो टैक्सेशन कंट्री में आएगा उतनी ज़्यादा सर्विसेज लोगों तक हम पहुंचाएंगे। भाई ये जितने भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो, चाहे रोड है, मेट्रो है, इलेक्ट्रिसिटी है, सरकारी मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वो सब कहाँ से आती है? वो टैक्सेशन के थ्रू ही तो आती है सारी। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा टैक्सेशन सिस्टम होगा उतना ज़्यादा हम पब्लिक फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, चाहे वो मेडिकल, हेल्थ, एजुकेशन, कुछ भी सही। और ये कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात है कि उसका रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा है। जितना रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा होगा उतना ज़्यादा हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। जब से जीएसटी लागू हुआ है रेवेन्यू कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। मैं बता रही हूँ ना आपको, 11% तो लास्ट ईयर से इंक्रीज़ हुआ है और ये मैक्सिमम है अभी तक का। तो जैसे ये आप बोल रहे हो कि बहुत अच्छी चीज़ है ये, तो ऐसे लोग रिफ्रेन क्यों करते हैं? जैसे लोग फिर क्यों अपना एक्सपेंडिचर कम दिखा के जीएसटी नहीं फाइल करते हैं, या लोग ये सब क्यों करते हैं? जैसे या तो कितने से दुबई एज वी नो एज अ टैक्स फ्री कंट्री, और वहाँ पे अब जाके उन्होंने
आई गेस 5% वैट लगाया है अब जाके वो भी, बट लोग वहाँ बिजनेस करना और वहाँ सब कुछ करना प्रेफर करते हैं रादर देन इंडिया। जैसे चाइना, जैसे एप्पल है, एप्पल ने अपना जो सेटअप प्लांट, जो प्लांट है एप्पल का, एप्पल ने अपना प्लांट लगाया चाइना में, ना कि इंडिया में, जबकि हमारे पास भी उतनी लेबर है, सब कुछ है, बट आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ टैक्सेस जो वो नहीं रिफ्रेन करते। ऐसा क्यों है? एक तो हमारी कंट्री में क्या है ना, यूनिफॉर्म टैक्स नहीं है। इन जीएसटी ऑल्सो वी हैव डिफरेंट टैक्सेस लाइक रेट्स ऑफ टैक्सेस लाइक 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ठीक है, तो ये जो स्लैब्स बनाई गई हैं ये एज पर दी क्या कहते हैं आइटम्स बनाई गई हैं। लाइक आपका एसी है उसका आप 28% देते हैं, सर्विसेज का 28% है। तो उसकी वजह से भी लोगों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि भाई ये क्या चार्ज, कौन से अंडर रेट आएगा। तो एक क्लैरिटी वो भी हमें लगता है कि लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। दूसरा है कि टैक्सेशन में क्या होता है ना, लोग चोरी क्यों करते हैं टैक्स की। भैया आप अगर दिखा रहे हो कि मैंने 20 लाख का माल बेचा, तो आपको उस 20 लाख पे टैक्स भी तो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा ना। और जब आप कुछ अपनी जेब से पे करते हैं तो आपको हर्ट होता है। ठीक है, तो एवरीबडी इज़ लाइक कि भाई अगर हम उसको बचा सकें, सरकार को कम पैसा दे सकें, तो वो चोरी करने की कोशिश करते हैं उसमें। तो उसमें आपको सेल कम दिखा देंगे, परचेज़ कम दिखा देंगे। ठीक है, कि उनको टैक्स नहीं देना पड़े, लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि टैक्स देने से उन्हीं का फ़ायदा होगा। और टैक्स कब तक कंट्रोल कर लेंगे? आपका जितना ज़्यादा टैक्स रहता है, आपका बिजनेस भी तो ग्रो कर रहा है ना। आप बिजनेस ग्रो करेगा, आपका टर्नओवर इंक्रीज़ होगा, आपके बिजनेस की ऑथेंटिसिटी कितनी बढ़ेगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि एक माइंडसेट लोगों ने बना लिया कि हमें टैक्स देना इज़ लाइक इट्स नॉट अ गुड एक्टिविटी। अगर हम उसको एज अ सिटीजन ड्यूटी समझे अपनी, तो मुझे लगता है कि इट विल वर्क वेरी गुड। क्या आपको ये नहीं लगता कि लोगों को ये लगता है कि यार ये टैक्स जो हम दे रहे हैं वो हमारे वेलफेयर के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम क्यों दें? देखो जैसे मैं बता रही, जीएसटी जो है रिग्रेसिव टैक्स है। लाइक एवरीबडी इज़ पेइंग इक्वली। मैंने बताया ना, टूथपेस्ट है, अंबानी भी उतना ही टैक्स देगा। एक रिक्शे वाला है या कोई लोअर वर्कर है, वो भी सेम टैक्स देगा। तो ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हाँ, बर्डन लोअर इनकम वाले पे आता है। भाई अगर टूथपेस्ट पे एक रिच पर्सन 28% का टैक्स दे, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, तो उसको वो 28% नहीं चुभेगा। लेकिन एक रिक्शे वाला देगा, वो दिन का कितना कमाता है, 500-600, उतना ही उसको पड़ता होगा। और वो सोचेगा मैं इतना उस पर टैक्स पे दे दूँ, तो वो उसको हर्ट होता है। तो वो लगता है कि हम इतना पैसा सरकार को दे रहे हैं, हमारे लिए क्या है कि हमको घर नहीं दे रहे हैं, हमको जॉब नहीं दे रहे हैं। तो वो माइंडसेट भी मुझे लगता है थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। और लोगों के वेलफेयर के लिए ही इनडायरेक्ट टैक्सेस में जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो लोगों के लिए ही है। आज आप देखो, मुंबई है, दिल्ली है, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए कितना बेहतर हो गया है। अगर रेवेन्यू कलेक्शन हमारा ख़राब होगा तो हम लोगों को फैसिलिटीज़ कहाँ से देंगे? तो इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, लाइक इन हेल्थ सेक्टर ऑल्सो। आयुष्मान भारत गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है जिसमें गरीब लोगों को 5 लाख तक की आपको हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री में सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं। मान लीजिए सरकार के पास रेवेन्यू नहीं होगा तो सरकार कहाँ से फिर आपको हेल्प करेगी? तो ये नहीं कह सकते कि हम उसमें मतलब हेल्प नहीं हो रही है पुअर पीपल को, होती है। वो डिपेंड करता है कि अब उसको लोग किस पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं। क्योंकि जैसे अभी मैंने आपसे पूछा था, बिकॉज मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने बोला यार कि हेल्थ केयर पे क्यों इतना टैक्स लग रहा है, जीएसटी टैक्स लग रहा है। तो आपने उसको एक बहुत अलग वे में समझाया था कि एक एम्बुलेंस की भी उतनी सर्विस होती है। तो आई थिंक अगर ये टैक्सेस को समझो तो आई थिंक आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली कि इट्स नॉट कि आपसे सरकार अननेसेसरी कुछ वसूल रही है। अब जैसे मैंने बताया आपको, एम्बुलेंस पे भी 18% का टैक्स लगता है। अब एम्बुलेंस में देखिए एक प्रॉपर बेड है, ठीक है, आपका मशीन्स हैं, तो इट्स लाइक कि आपको एक प्रॉपर वैन के अंदर आपको सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। अब आप कोई भी मशीन खरीदेंगे तो वो उसको बिना जीएसटी के कोई नहीं देगा ना। करेक्ट। ठीक है, अब मानो आप बोलो कि हमें जीएसटी नहीं देना, वो मशीन आपने खरीद ली, यानी कि आपने तो ब्लैक में खरीद ली ना मशीन, तो आप कैसे ये डिसाइड करोगे कि जो आपने मशीन खरीदी है वो ऑथेंटिक मशीन है? एटलीस्ट जीएसटी के लेने से या जीएसटी एक प्रॉपर इन्वॉइस बनाने से आपके प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी कितनी बढ़ जाती है। आप ये नहीं सोचोगे ना कि ये नकली माल ले लिया मैंने। वही मेडिकल की मशीन्स हो गई, या आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए ये माइक ही है, आप इसको अगर प्रॉपर बिलिंग के थ्रू लेंगे तो आपको इतनी तो ऑथेंटिसिटी रहेगी ना कि ये मैंने सही माल खरीदा है। कल को कुछ होगा तो आप क्लेम तो कर सकते हो अपना बिल ले जाके। मान लो आपने ऐसे ही खरीद लिया किसी से भी, वो तो बोलेगा कि मैडम आपने मुझसे खरीदा ही नहीं है, ट्रांजैक्शन का कोई प्रूफ ही नहीं। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? आप
फिर आपको लगेगा कि यार प्रॉपर बिलिंग होती तो मैं इसको जाके इससे भी क्लेम कर सकती थी, मैं सरकार के पास भी जा सकती थी इसके लिए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इट्स वेरी गुड, मतलब आप देखेंगे ना ओवरऑल। अब थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है आपसे। हाँ वही तो मेरे को ये बोला है, जैसे आपने इतना मतलब रेड वेड मारा है तो आपको पता कैसे चलता है कहाँ रेड मारनी है? उसमें ना हम प्रोफाइलिंग चेक करते हैं ओके कि उसमें देखते हैं कि भाई जो डीलर है या व्यापारी है हमारा, उसने सिर्फ बिलों की तो ट्रांजैक्शन नहीं करी है। कभी कभी क्या होता है ना कि माल की सप्लाई नहीं होती है। तो मान लीजिए हम 3 लोग हैं, ठीक है, और मेरी पेरेंट कंपनी है, 2 मैंने सब्सिडरी कंपनीज बना दी, मैं बस इन तीनों के बीच में दिखा रही हूँ कि मैंने माल इसको दिया, इसने इसको दिया, बस बिल मूव कर रहे हैं, सामान ना बना है ना बिका है, ठीक है। तो उसमें अल्टीमेटली क्या हो रहा है, फ़ायदा हमारा ही हो रहा है। हम उसमें सरकार को रेवेन्यू लॉस हो रहा है, क्योंकि आपने जब बिल दिखाया उस पर दिखाया कि मैंने 28% टैक्स दिया, तो वो आप ITC के थ्रू क्लेम कर लेते हो, ठीक है। आपने टैक्स भी नहीं पे किया, ITC भी क्लेम कर लिया। तो इस माल प्रैक्टिस को रोकने के लिए आपको ये इन्वॉइसिंग और क्या कहते हैं ये सब कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे कोई अनएक्सपेक्टेड आपने रेड मारी और आपको नहीं, अनएक्सपेक्टेड नहीं होता। नहीं मतलब आपने कोई ऐसी रेड मारी और आपको अनएक्सपेक्टेड हो गया यार इतनी इसके पास इतना मतलब हाँ वो भी निकलता है। मतलब हम सोच के मतलब ऐसा होता है कि बहुत टाइम से ना आप किसी की प्रोफाइल को देख रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, हम उसकी पूरी नज़र रखते हैं। जैसे दिखाते हैं ना कि भाई एक बंदा उसके पीछे लगा दिया है, तो उसको पूरा चेक करना होता है कि माल आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि वो कैसे काम कर रहा है, या फिर जस्ट बिल की मूवमेंट हो रही है। तो उसको बहुत टाइम तक आप ट्रैक करते हो, उसका टैक्स रिकॉर्ड देखते हो, ठीक है, और उसमें देखते हो कि ये क्या माल बना रहा है। जैसे बहुत सारे ऑक्यूपेशंस जो है ना, दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी क्या बोलते हैं, सस्पिशियस, ठीक है। तो जैसे स्क्रैप का काम हो गया, जैसे लोहे, स्क्रैप किसी चीज़ का भी हो सकता है, बट लोहे का स्क्रैप जो होता है ना, वो सोचते हैं कि ये स्क्रैप है, बट स्क्रैप पे कितनी चोरी होती है, यू कैंट इवन इमेजिन। दिखा तो वो सब पकड़ना पड़ता है। अब उसका अंदाज़ा कैसे लगता है, क्योंकि मान लीजिए हमने किसी जगह पे हम रेड करने गए या इंस्पेक्शन करने गए, ये इतना स्क्रैप है, कहाँ से आया, एक ट्रक में कितना आ सकता है, ठीक है, वो एक लिमिट होती है कि एक ट्रक आप लेके जा रहे हो तो उसमें इतना स्क्रैप ही आ सकता है। वो बोलेगा जी हमारा तो सिर्फ एक ही ट्रक आया था, तो ये 2 ट्रक का माल एक ट्रक में कैसे आ गया। और अगर मैं आपको पूछूं कि अमाउंट्स क्या होती है, जैसे आप एक रफ एस्टिमेट दे सकते हो कि कितना GST की चोरी हो सकती है? वो तो मतलब कुछ भी एक छोटी सी, उसमें कोई अमाउंट ही है नहीं। आई फील दैट इज सीमलेस। अच्छा मतलब अच्छा तो जब लैक्स करोर्स, तो जब ऐसे होता है कि लैक्स करोड़ थाउजेंड्स भी, तो ऐसे नहीं होता कि कभी कभी ऑफिसर्स भी टेम्प्ट हो जाते हैं? नहीं वो देखो ये तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, ठीक है। अब कोई आके आपसे बोले कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, बट वो फिर आप मैनेज नहीं कर सकते। ऐसे कोई सिफारिश आपको किसी ने लगाई है कभी? नहीं सिफारिश नहीं, वो बोलते हैं अरे मैडम देख लीजिए। तो बोलते हैं कि मैम छोटा सा व्यापारी है, उसका बेचारे का काम भी नहीं चल रहा है, पिछले साल पूरा हॉस्पिटल में रहा, तो आप एक काम करें थोड़ा सा टैक्स छोड़ दीजिए ना इसमें। तो अब उसको कैसे हम ये समझाएं कि वो हमारे हाथ में नहीं है, वो एक पूरा लीगल प्रोसेस है, ठीक है। अब आपने टैक्स नहीं पे किया, मान लीजिए अभी जैसे असेसमेंट पीरियड चले थे 17, 18, 18, 19, 19, 20, वी जस्ट कम्प्लीटेड द असेसमेंट ऑफ 3 years, वो बैक टू बैक रहा, तो बहुत ही हेक्टिक था अभी हमारा डिपार्टमेंट। अब उसमें लोग आएंगे बोलेंगे मैम ठीक है गलती हो गई, आप प्रिंसिपल अमाउंट जमा करा दीजिए, इंटरेस्ट छोड़ दीजिए। भाई आपने ITC जब नहीं पे किया, आपने उसको यूटिलाइज भी किया, आपने सरकार को टैक्स की चोरी दी, तो वो भी तो आपको पे करना पड़ेगा ना। तो वो आते हैं, वो डिफरेंट टाइप के लोग आएंगे कि मैम देख लीजिए थोड़ा सा कि इसका टैक्स में अगर कुछ हो सकता है, बहुत गरीब आदमी है, काम नहीं चल रहा है। तो वो मतलब इस तरह के ना आपके सामने इमेज बनाते हैं कि बस व्यापारी अभी मर जाएगा और आप पिघल जाएं और उसको बोले कि चल भाई तू जा, टाटा बाय बाय, हो गया। अब उसको ये नहीं पता कि मान लीजिए मैंने 50 रुपये का भी टैक्स छोड़ दिया, तो आई हैव टू आंसर कि भाई वो टैक्स क्यों नहीं पे किया, या मतलब समझ रहे हो आप। तो वो सारी चीज़ें मेंटेन होती है, रिकॉर्ड्स पूरा मेंटेन रहता है। कभी किसी ने आप पे प्रेशर डालने की कोशिश की हो? प्रेशर करने की कोशिश करते हैं, बट मुझसे थोड़े परेशान भी रहते हैं। तो बहुत परेशान रहते हैं, कभी कभी बोलते हैं मैम तो सुनती ही नहीं है, वो मानती ही नहीं है, कितना भी मैम से समझा लो बट वो समझती नहीं है। पर उनको फिर मैं सीधा ये बोलती हूँ, अगर एक्ट के अंडर में होगा, जितना आपकी हेल्प हो सकेगी आई विल डू इट, ठीक है, बट बियॉन्ड द एक्ट मैं नहीं जा सकती, मेरी भी कुछ बाउंडेशंस हैं। तो आपके छोटे से फ़ायदे के लिए मैं ना तो अपना लाइफ का रिस्क ले सकती हूँ और ना ही मैं अपनी जॉब का।
तो अभी जैसे हमने परसेंटेज की बात की जीएसटी में 0, 5, 12, 18 एंड 28, तो आप मुझे बता सकते हो कि हर परसेंट में क्या आइटम्स इंक्लूडेड होते हैं? इट्स अ वेरी ह्यूज रेंज, मतलब लाइक 0% पे क्या है कि आपका खुला दूध हो गया, खुली दाल हो गई जो खुले में बिकती है, आई होप समझते हैं सब ये चीज़ें, खुले चावल हो गए, ठीक है। अब वही चावल को आप पैक करके बेच दो, वो एकदम से टैक्सेस जो हैं अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। क्योंकि अगर हम दाल चावल पे भी लगा देंगे फिर तो बिल्कुल ही मतलब आप बेसिक चीज़ ही नहीं देंगे। तो बेसिकली ये है कि अगर आपके पास एक गाय है और आपको वो गाय का दूध मिल रहा है तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा। बट वही अगर आपने गाय का दूध निकाला, उसको आपने पैक किया, उसको मार्केटिंग की, तो उसमें जीएसटी लग जाता है, बिकॉज आपके खर्चे भी उसमें बढ़ रहे हैं। देखो आपने पैकेट यूज़ किया, खुला क्या होता है कि भाई आपने दूध वाला आया, उसने निकाला, आपके घर तक पहुंचा दिया, उसके बीच में उसका कुछ प्रोसेस नहीं हुआ, ठीक है। वो जैसा निकला था उसने घर पे ट्रांसपोर्ट आपको दे दिया, ठीक है। वो जैसे पहले होता था गांव में या शहरों में भी होता था। अब क्या होता है कि भाई आपने दूध निकाला, अब उसको दूध को प्रिजर्व भी करना है, फिर उसको पैकेट में पैक भी करना है। अब वो पैकेट में पैक करो, आप मैन पावर भी लगा रहे हो, आपने मशीन भी लगाई है, तो वो सब का आप कहाँ से निकालोगे, ठीक है। तो वो टैक्स आप उस पर जीएसटी आप चार्ज करोगे, सरकार को भी दोगे। एक्चुअल में क्या होता है ना, जीएसटी का मतलब होता है जो लास्ट कंज्यूमर है ना वो टैक्स पे करता है। मान लीजिए कि भाई मैंने आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी, सरकार आपके थ्रू मतलब आपसे टैक्स वसूलेगी थ्रू दी कलेक्टर्स, तो इट्स द लास्ट पर्सन हु इज कंज्यूमिंग द सर्विसेज, ही विल पे दी टैक्स। जैसे एक एग्जांपल दे सकते हैं आप? एक मतलब जैसे मैं आपको बताती हूँ, इसमें एक बेकरी है, ठीक है। बेकरी वाले ने कहीं से आटा खरीदा, ठीक है, कहीं से शुगर खरीदी, कहीं से बटर खरीदा। अब उस पर कुछ सामान तो उसको विदाउट टैक्स आया होगा, कुछ उसका टैक्स आया होगा, ठीक है। मतलब दोनों तरह के आइटम होंगे। आटा आ गया बिना टैक्स का हो गया, बटर आया वो टैक्सेबल आइटम हो गया। अब उसने उसको प्रोसेस करके उसने उसमें ब्रेड भी बनाया, उसको केक भी बनाया, ठीक है, और उसको डिफरेंट आइटम्स में बना दिया। तो उसने जो उसका टैक्स आइटम था, उसने अगले आइटम पे टैक्स पे किया। अब मान लीजिए आप लेने जा रहे हो पेस्ट्री, ठीक है, तो आपने वो जो पेस्ट्री ली, आप देखोगे उसमें बोलते हैं कि मैम पेस्ट्री 100+ GST, तो वो टैक्स आप पे कर रहे हो एज अ कंज्यूमर। कलेक्ट कौन कर रहा है? जो आपको सर्विसेज दे रहा है, और अल्टीमेटली आपसे कलेक्ट करके वो रिटर्न फाइल करेगा अपनी। तो मतलब इसमें वो बंदा नहीं दे रहा, कंज्यूमर, इसको बोलते हैं हम कंज्यूमर बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। इसमें जो सर्विस कंज्यूम करता है वो टैक्स देता है इसमें। दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी रिटर्न क्या होता है? रिटर्न इज सिंपली कि आपने इसमें 2 रिटर्न आती हैं, एक तो मंथली होती है, क्वार्टरली होती है। वो होती है खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। वो सरकार के लिए खुशी होती है, वो नहीं, हमारे लिए भी खुशी होती है। अच्छा, कि जो आप जीएसटी भर रहे हो वो जब वापस आता है हम भी आएगी। खुश होते हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड पैसे आ गए कि चलो कुछ खरीदेंगे, पार्टी करेंगे। तो एक मंथली होती है, एक क्वार्टरली होती है, ठीक है। मंथली में भी 2 तरह की रिटर्न होती है, एक GSTR 1, एक GSTR 3। 1 में आप अपनी सेल दिखाते हैं कि भाई हमने इतना सामान खरीदा, तो उसमें आपने सिर्फ दिखाया, आपने टैक्स पे नहीं करा। फिर आप इसको आप जनरली करते हो 11 तारीख ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, अगर आपको मंथली है तो। फिर उसका GSTR 3 जिसमें आप टैक्स फाइल करते हो, वो आप 20th को आप फाइल करते हो, उसमें आप टैक्स पे करते हो। तो ये 2 रिटर्न आपकी मैंडेटरी है। 1 में आप सेल परचेज दिखाएंगे और 3 में आप GSTR 3 में आप टैक्स पे करेंगे सरकार को, क्योंकि जब आप टैक्स पे करेंगे तभी तो सरकार से आप क्लेम करेंगे ना। ये लोगों को पता नहीं होता कि इससे एक्चुअली काफ़ी फ़ायदा हो जाता है कि अगर आप कोई होटल में जा रहे हो, आपने स्टे बुक की और आप उनसे ऐसा बिल मांगो जिनमें GST रिटर्न है, तो अगर आपकी सपोज 50,000 फॉर 3 नाइट्स या 4 नाइट, तो उसमें कितना रिटर्न आ जाता है? काफ़ी आ जाता है, 15,000। वो CGST होगा, so that is 9%। दोनों होता है, लाइक उसमें CGST भी होता है, SGST भी होता है। वो फिर मान लो 18% है तो 9% CGST, 9% स्टेट, तो दोनों का उसमें सिस्टम मजे है। बट इसके लिए भी कुछ आई थिंक आपको इसके लिए भी थोड़ा एप्लीकेबल होना चाहिए ना, रिटर्न के लिए भी एप्लीकेबल इन द सेंस आपकी कंपनी पर एनम आपका फीस कितनी होनी चाहिए टू बी नहीं, फीस कैश में टर्नओवर के हिसाब से होता है कि अगर गुड्स है तो 40 लाख का आपका एनुअल टर्नओवर होना चाहिए, एंड सर्विसेज में 20 लाख का। अगर आपका टर्नओवर ये क्रॉस कर जाता है 20 लाख फॉर सर्विसेज, 40 फॉर गुड्स, देन इट इज़ मैंडेटरी कि आपको GSTR नंबर लेना पड़ेगा।
और अगर मान लीजिए अगर आपका कम भी है 20 लाख से टर्नओवर और आप जीएसटी ले भी लेते हैं तो आप नील की फाइल कर दीजिए, नो इशू। भाई जीएसटी लेने से क्या होता है, एक तो ऑथेंटिसिटी बढ़ती है आपके बिजनेस की। आज आप कहीं पे भी सर्विसेज दे रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं तो हर जगह आपसे जीएसटी मांगते हैं, तो आप नील की रिटर्न फाइल कर दीजिए। उससे कंटिन्यूसली आप नील की फाइल करेंगे तो आपसे कुछ महीने बाद आपके पास नोटिस आ जाएगा कि भाई नील की क्यों फाइल कर रहे हो। देन यू हैव द एक्सप्लेनेशन कि भाई हमारा काम नहीं चल रहा है या हमारा टर्नओवर इतना कम है। और जीएसटी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, स्टेट का मैं बताती हूँ। इसमें क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री बीमा दुर्घटना सुरक्षा योजना। जैसे आपने जीएसटी में रजिस्टर कराया, आपका एक बीमा हो जाता है। मान लीजिए व्यापारी को कुछ भी मतलब डेथ हो जाती है या नेचुरल या एक्सीडेंटल कुछ भी, तो आपको एक्सीडेंटल ये इंश्योरेंस स्कीम है, ये 10 लाख रुपए का आपको इसमें मुआवजा मिलता है। और उत्तर प्रदेश सरकार का ये बहुत ही सक्सेसफुल है। इसमें ये नहीं कि आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। और अगर आप देखोगे पिछले 10 सालों में, मतलब जब से ये जीएसटी लागू हुआ है हमारे देश में, और जिन्होंने भी इसमें रजिस्टर कराया था या क्लेम किया था, सरकार की तरफ से बहुत जल्दी एक्शन लिया जाता है इसमें।